लेकिन इसमें ये भी कहा जाता है कि ज्यादातर जो सरकारें होती है उन्हीं के बंदे को ही सिलेक्ट किया जाता है। ये तो एक आम धारणा बनी हुई है और ये हकीकत भी है कि ज्यादातर वक्त में आप कहीं पर भी जाइए तो जो सरकार की गुड बुक में होता है, कुछ लोग ये कहते हैं कि सूफी अनवर जो है वो सरकार की गुड बुक में थे तो इसीलिए उनको बनाया गया। हाईकोर्ट के अंदर जो अर्जी दाखिल की गई उसमें तो ये कहा गया कि भाई क्रिमिनल रिकॉर्ड के एक व्यक्ति को जो है वो बना दिया है ट्रिब्यूनल का मेंबर। तो ये काफी गुजरात सरकार के लिए भी ये कहा जा रहा है कि गले की हड्डी बन गए सूफी अनवर। कई गंभीर आरोप है कि भाई खंड नहीं उगराते हैं और एक्सटॉर्शन और ये तमाम चीजों की कोई गवाही देने आए ना आए हो ना हो, लेकिन केस है ये तो जो है वो एक रिकॉर्ड में है ना कि आपके खिलाफ केस है और बड़े गंभीर आरोपों वाले केस है और इसीलिए आपको जो इस पद पे से हटा दिया। आप कह रहे हैं कि नहीं किसी ने निकाला नहीं, किसी ने किया नहीं तो अचानक सरकार को क्या ऐसी नौबत आई कि जब केस चल रहा है, कुछ दिन के बाद हाईकोर्ट में सुनवाई है और उससे पहले अचानक सरकार एक जारी कर देती है कि भाई ये पोस्ट खत्म हो गई, इस पोस्ट को ही खत्म कर दिया। तो क्या सूफी अनवर का गुजरात सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने यूज किया है? नहीं, यूज नहीं। काम करवाना था, जो कुछ कराना था कर दिया, अब उस पोस्ट को ही हटा देते। अब चलिए, जो भी अपॉइंटमेंट होती है वो सरकार की गुड बुक के बिना नहीं होते। पार्लियामेंट में एक्ट आ रहा है ना, इसी वजह से हो रहा है। तो अभी आया तो नहीं है ना, वो उसको जेपीसी में गया, उसमें अमेंडमेंट होगा, तमाम चीजें जल्दबाजी में सरकार ने किया। ये कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट में अगली हियरिंग है, सरकार को जवाब देना है और गुजरात के कई अखबारों में तो ये वर्ड यूज किए गए भाई हकाल पट्टी करवामा आवी छे ने निकाला गया है सूफी अनवर को। इस तरह की हेडलाइंस आ रही है। आपका मैसेज मैंने पढ़ा सोशल मीडिया पर, आपने कहा है कि एक मुस्लिम अखबार है उस पर मैं कानूनी कार्रवाई करने वाला हूं। कौन सा अखबार है? गुजरात टुडे की बारे में बात कर रहे हैं आप। गुजरात टुडे में आपने कहा कि एक मुस्लिमों का हितैषी बनने वाला एक अखबार, उस पर आपने केस करने की बात कही, जबकि गुजरात समाचार वगैरह जो है आपने कहा कि मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा, उस तरह की चीजें। तो क्या आप गुजरात समाचार पर भी करेंगे या सिर्फ गुजरात टुडे आपके उस पर होगा? कुछ लोगों ने ये भी कहा कि सूफी अनवर जो है वो बीजेपी का हाथा बनकर अहमदाबाद सुन्नी वक्फ कमेटी को हड़पना चाहते हैं। सूफी अनवर बीजेपी और मोदी का हाथा बनकर जितनी वक्फ की जमीनों में जितने जो कुछ चल रहे हैं वो अपने तरीके से सब करना चाहते हैं। यह आरोप भी कई लोगों ने लगाए। जब मोदी यहाँ पर मुख्यमंत्री थे उसके बाद का भी अगर रिकॉर्ड उठाकर देखें तो सरकार ने खुद ने वक्फ की कई जमीनों पर कब्जा कर रखा है। अहमदाबाद की आप पुलिस कमिश्नर ऑफिस के पीछे का पार्किंग देखें, वो बताया जाता है वक्फ की जमीन पर कब्जा। ऐसे तो बहुत सारी चीजें सरकार ने खुद ने कब्जा कर रखी, तो सरकार किसी और को कैसे कह सकती है? देखिए, सरकार खुद अपने कब्जे को छोड़े पहले वक्फ की जमीनों पर से। आप ट्रिब्यूनल में थे तो ये ऑर्डर तो कम से कम खुद वो कर सकते थे ना कि भाई यहाँ वक्फ की क्या क्या जमीन है, आप भी उस तरह कुछ खाका तैयार कर सकते थे। जो पोस्ट अबॉलिश कर दी है, मिटा दी, इससे मुसलमानों को नुकसान होगा, बहुत बड़ा नुकसान। आप खुद इसको चैलेंज नहीं कर सकते इसको कि सरकार ने ऐसा क्यों किया? जो सूफी अनवर हुसैन जिन्हें बनाया गया, वक्फ का अपॉइंट किया गया और अब जो है वो तमाम चीजें सब है, तो क्या जितना गुजरात सरकार को जितना इस्तेमाल करना था कर लिया सूफी अनवर का मुसलमानों के खिलाफ या वक्फ में अपनी जो चीजें मनवानी थी मनवा ली? क्या अब सूफी अनवर को कुछ दूसरा पद देगी बीजेपी या किसी और पद पर देखेंगे हम सूफी अनवर? अगर जमीर जिंदा होता तो बीजेपी भी ज्वाइन नहीं करते। आप ऐसी टोपी पहन के जो जाते हैं वही मुसलमानों को बदनाम करके आते हैं। ये भी देखा गया अक्सर कि जिसने कभी टोपी नहीं पहनी होती बीजेपी में जाने के बाद वो मुसलमान की टोपी पहनने लग जाता है, वो दिखाने के लिए कि बीजेपी का मुसलमान है। मना तो मोदी जी ने भी किया था कि मैं टोपी नहीं पहनूंगा। टोपी की आइडेंटिटी एक प्रधानमंत्री दिखाता है पूरा टीका वीका लगा के कि मैं हिंदू हूँ। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं साहल कुरैशी। दोस्तों, जब भी मुसलमानों से जुड़े हुए कुछ मसलों की बात आती है तो हर जगह पर, देश में किसी भी राज्य की बात हो तो सबसे पहले वक्फ का मामला आता है कि वक्फ की ज़मीनें। ये हमने अक्सर सुना है कि वक्फ की इतनी ज़्यादा ज़मीनें हैं कि मुसलमानों को सरकार के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वक्फ को लेकर आप देखें, देश भर के हर राज्य के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी चलती रहती है जिससे जो आम मुसलमानों की जो धारणा है वो अलग अलग तरह की बटी हुई नजर आती है। इस वक्त मैं गुजरात में हूँ, अहमदाबाद में। गुजरात में वक्फ ट्रिब्यूनल के एक मेंबर थे सूफी अनवर साहब, वो मेरे साथ में मौजूद हैं। पिछले कुछ महीनों से काफ़ी सुर्खियाँ अखबारों में रही गुजरात वक्फ को लेकर, वक्फ की ज़मीनों को लेकर, घोटालों के आरोपों को लेकर। और अब जो मामला आया है वक्फ के ट्रिब्यूनल के अंदर, जिस तरीके से सूफी अनवर साहब की जो उनको सिलेक्ट किया गया, उनको मेंबर बनाया गया तीसरे मेंबर के तौर पर। क्योंकि अब तक ये रहता था कि भाई वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर जो 3 मेंबर होंगे उसमें एक मेंबर कोई ऐसा होना चाहिए जिसको इस्लाम का नॉलेज हो, जिसको वक्फ की ज़मीन किसे कहते हो तमाम चीज़ों का नॉलेज हो। लेकिन अब जो है वो गुजरात सरकार ने अचानक ही कुछ ऐसा कर दिया कि अब वो पद जो था कि भाई तीसरा जो होगा, जो इस्लाम का जानकार होगा, उसी को हटा दिया गया, उस पोस्ट को ही रिमूव कर दिया गया।
और उसके बाद में सोशल मीडिया पर, अखबारों में भी कई चीज़ें आई। तो इसीलिए आज हम बात करेंगे सूफी अनवर साहब से। सूफी साहब, जिस तरीके से पिछले 2 महीने का जो घटनाक्रम उठाकर देखे, बल्कि 6 महीने का, तो जब आपको इसमें चुना गया, आपका सिलेक्शन हुआ इसके अंदर, उसी वक्त से कई सवाल उठने लगे। और जब सरकार को ऐसा लगा कि भाई गलती हुई है हमारी, शायद इसलिए सरकार ने कुछ चीजें दी, लोगों में आम धारणा इस तरह की है। क्या कहेंगे, ये मामला है क्या पूरा असल में? देखिए, आपके जो देश लाइव के जो सबसे पहले जो दर्शक है उनको मेरा सलाम, आदाब, नमस्कार। और मैं जो हूँ आज सहल भाई की, ये तो एक ये है कि सहल भाई मेरे साथ बैठे हुए हैं। ये जो मामला है वक्फ ट्रिब्यूनल का जो मामला है, ये कोई आजकल का मामला नहीं है। ये इससे पहले भी वक्फ ट्रिब्यूनल हुआ करती थी, 3 जज होते थे उसमें। एक केस गुजरात हाई कोर्ट में ऐसा हुआ कि आज से 3 साल पहले, 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ। उस दौरान गुजरात हाई कोर्ट ने एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस इश्यू किया वहाँ के ट्रिब्यूनल के जज को, कि जिसके अंदर जो गुजरात हाई कोर्ट ने कुछ ऑर्डर किए थे, उस ऑर्डर को बाईपास करते हुए ट्रिब्यूनल ने कुछ ऑर्डर, ओवरसाइट ऑर्डर पास कर दिए थे। उसके तहत जो है वो मामला बना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर ये सारे तीनों जज जो थे, इनको कोर्ट ने जो अपने तौर पे जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दोषी पाया और उन्हें या तो सजा का ये करो या आप रिज़ाइन करो, इस तरह की उनके सामने चॉइस रखी। तो ये तीनों जज जो थे, उसमें एक जो गवर्नमेंट ऑफिसर जो हुआ करते थे, उनका ट्रांसफ़र हो गया। जो जज जो थे उनका भी ट्रांसफ़र हुआ, लेकिन बाद में उनको टर्मिनेट कर दिया गया और रिज़ाइन कर दिया गया उन्होंने। और थर्ड मेंबर जो थे, जहां मेरी पोस्ट पे मेरे जो प्रेडिसर जो कहेंगे वो थे, उन्होंने अपने आप के लिए उन्होंने रिज़ाइन कर दिया कि ये चीज़ अब कुछ ज़्यादा ही हो रही है, तो रिज़ाइन कर दिया। उसके बाद ये जो ट्रिब्यूनल थी 1.25 साल तक बंद रही। मतलब कोई जज आते थे, लेकिन नॉन कोरम होने की वजह से प्रोविज़न ऐसा है कि नॉन कोरम होता था, कोरम पूरा ही करना पड़ता, कोरम पूरा हाँ वो नहीं होता था। तो उसकी प्रोसीजर के तहत जो सारे जो रूल्स आए, अब देखने वाली बात ये थी कि ये जो कानून जो आया 95 का, उसके जो फर्स्ट रूल्स जो थे, रूल्स और रेगुलेशन जो थे, वो 98 के अंदर फ्रेम हुए। अब ये जो 95 के एक्ट के अकॉर्डिंग वो रूल्स और रेगुलेशन चलते थे। अब उसके बाद 2013 में उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट ने जो एक्ट जो था जो 95 का, जो उसमें संशोधन किया और संशोधन करके उसके अंदर काफ़ी चीज़ों का चेंज किया। उसमें ये जो ट्रिब्यूनल जो थी, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हुआ करती थी, उसके बाद ये जो है ट्रिब्यूनल का पूरे गुजरात की एक ट्रिब्यूनल होना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट ये वहाँ से हर राज्य के लिए इस तरह से बना। और 2014 के अंदर यहाँ पे ये फंक्शन में, 2016 में वैसे फंक्शन में आई ये जो इसमें, उसके बाद जो है ये कंटिन्यू चलती रही। लेकिन गुजरात के अंदर जो ये वक्फ मामलों के जो केस वगैरह जो होते थे, जो किराएदारों के केस होते थे, प्रॉपर्टीज़ एनक्रोचमेंट के केस होते थे, चेंज रिपोर्ट के केस होते थे, ये सारे वहाँ पे चलते रहते थे। अब ये जो होने के बाद जब ट्रिब्यूनल नॉन कोरम हो गई, तो उसके बाद अब तक जो थे 2013 से लेकर 2023 तक कोई रूल्स फ्रेम नहीं हुए थे। रूल्स फ्रेम न होने की वजह से पूरा एक मैसअप माहौल था। तो उस दौरान में मैंने गवर्नमेंट के अंदर, जब उस दौर के जो कानून मंत्री थे, उनको मैंने एक रिप्रेजेंटेशन दिया था। उसके तहत मैंने ये बताया कि ये सारी जो समस्याओं की, जो वक्फ समस्याएं जो आ रही है, जो आए दिन प्रॉपर्टी सेल आउट हो रही है, एनक्रोचमेंट हो रहा है, वो इस वजह से हो रहा है कि हमारे पास जो रूल्स है वो प्रॉपर नहीं है। जो 2013 के अकॉर्डिंग जो रूल्स होना चाहिए, वो रूल्स उसमें नहीं है। तो उन्होंने मेरी बात को तवज्जो दी और पूरी एक हाई लेवल की उन्होंने एक मीटिंग रखी, जिसमें मुझे भी प्रेजेंटेशन करने के लिए बुलाया और उसमें मैंने जाके अपनी बात को रखी। एज ए कम्युनिटी के एक वेल विशर के तौर पे जाके मैंने अपनी बात को रखी और उस बात को उन्होंने स्वीकार किया कि नहीं, ये बात तो होनी चाहिए कि भाई अभी तक रूल्स फ्रेम नहीं है। उसके बाद ये नए रूल्स जो थे 2023 के जनवरी महीने में रूल्स आए
और उस रूल्स के अंदर ये पूरा प्रोविज़न तय किया गया कि भाई ये सारे वक़्फ़ रूल्स और वक़्फ़ ट्रिब्यूनल का किस तरह से उसका प्रोविज़न होंगे जिसको चलाया जा सकता है। वो अमेंड करके जो 2023 के जो रूल थे उसके तहत सारा जो था अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर भी था उसी के अंदर समावेश किया गया। अब उसके तहत ये हुआ कि जब भी मुस्लिम जूरिप्रूडेंस के जो जानकार थर्ड मेंबर की जो एक अपॉइंटमेंट होगी उसका एक प्रोसेस होगा। उस प्रोसेस के तहत जो है 3 मेंबर की कमेटी बनेगी, सिलेक्शन कमेटी। वो सिलेक्शन कमेटी जो बनेगी वो ये कहेगी कि सारे लोगों का इंटरव्यू करेगी, पूरे गुजरात में से जहाँ जहाँ भी लोग जो उसका क्वालिफिकेशन भी एक तय किया गया कि उसका लॉ का जानकार होना चाहिए और लॉयर होना चाहिए, एडवोकेट होना चाहिए, और सारी चीज़ें उसके जो क्राइटेरिया जो थे वो क्राइटेरिया उसके रखे गए। और उसमें जो प्रोविज़न ये क्या कि जो कमेटी बनेगी, सिलेक्शन कमेटी बनेगी, वो बार काउंसिल के जो अध्यक्ष है, जो करंट अध्यक्ष हो गए प्रेजेंट, वो अध्यक्ष जो है वो उसके चेयरमैन रहेंगे, लॉ सेक्रेटरी उसके चेयरमैन रहेंगे, सॉरी, और उनके तहत 2 मेंबर की कमेटी बनेगी जिसमें बार काउंसिल के चेयरमैन होंगे और मुस्लिम लोग का एक जानकार मुस्लिम उसमें सिलेक्शन प्रक्रिया में शामिल होगा। अब वो सिलेक्शन प्रक्रिया यहाँ पे गुजरात के अंदर इस नए रूल्स के तहत शुरुआत हुई। उसके अंदर काफ़ी लोगों ने, करीब 65-66 लोगों ने फॉर्म भरे और लोगों ने इंटरव्यूज़ भी दिए, वो इंटरव्यू भी क्लियर हुए, सारी चीज़ें हुई। अब उस दौरान में जब ये इंटरव्यू चल रहे थे तब मैंने भी उसका एक प्रोफेशनल लॉ के जानकार होने के नाते, एडवोकेट होने के नाते मैंने भी उसमें ये किया था। लेकिन मेरी उसमें एक थोड़ी सी ये ज़्यादा थी लायकात के हिसाब से अगर कहे कि मैंने जो है ये वक्फ लॉ के ऊपर जो था वो LLM भी किया हुआ है, और उसके बाद जो था मैंने ये वक्फ अमेंडमेंट जब आया, जब ये 2023 का जो रूल्स का, तब मैंने उसके ऊपर एक बुक लिखी और मैंने उसको कंपाइल्ड की। कंपाइल्ड करने के बाद सारे जो पूरे इंडिया के जितनी भी कोर्ट्स वगैरह, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह का जो जजमेंट वगैरह जो थे वो जजमेंटों का मैंने उसमें एक समावेश किया और एक कंपाइल करके ये ऐसे मैंने एक आपके सामने जो मैं बताना चाहूँगा, ये बुक जो मैंने ये ऑथर के तौर पे मैंने कंपाइल की। तो उसके बाद ये हुआ कि मेरा जो इसका नॉलेज और इसका तजुर्बा, जो वक्फ के ऊपर जो काम करने का जो तजुर्बा था, मेरे खुद के भी कई केस ट्रिब्यूनल में थे, मैं खुद भी एज ए प्रैक्टिशनर एडवोकेट के तौर पे जाता था, तो तजुर्बे के आधार के ऊपर जो है मेरे को उसमें सिलेक्शन किया गया। लेकिन इसमें ये भी कहा जाता है कि ज़्यादातर जो सरकारें होती है उन्हीं के बंदे को ही सिलेक्ट किया जाता है। ये तो एक आम धारणा बनी हुई है और ये हकीकत भी है कि ज़्यादातर वक्त में आप कहीं पर भी जाइए तो जो सरकार की गुड बुक में होता है, कुछ लोग ये कहते हैं कि सूफी अनवर जो है वो सरकार की गुड बुक में थे तो इसीलिए उनको बनाया गया, ये भी कुछ लोग कहते हैं। देखिए, पब्लिक परसेप्शन क्या होता है वो उससे कुछ नहीं होता। पब्लिक का तो ये है कि भाई कुछ भी बोल देती है, कुछ भी बोलने से कुछ होता नहीं, लेकिन जो सिलेक्शन की प्रक्रिया है उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं। उस नॉर्म्स के तहत मेरा सिलेक्शन हुआ और वो एकदम अप्रोप्रिएट सिलेक्शन हुआ। वो काफ़ी जगह पे छलनी हुआ, काफ़ी जगह पे स्क्रूटिनाइज हुआ, पूरी इंक्वायरी हुई, कौन है, क्या है, किस तरह क्या इसका ये है, वो सारी चीज़ें देखने के बाद एक जब भी ये पोस्ट इतनी बड़ी जो गुजरात की जो टॉप लेवल की जब पोस्ट होती है तो कोई ऐसे न ऐसे उसके अंदर ये नहीं होता, लेकिन उसके मेरिट्स जो देखे जाते हैं कि भाई मेरिट्स क्या है। तो दूसरे 65 लोग उसमें आए थे, लेकिन वो कुछ लोग तो ऐसे भी मैंने इंटरव्यू के अंदर देखे थे जो सिर्फ ये समझते थे कि कोई सर्विस का ये ओरिएंटेड कोई इंटरव्यू है और हमको जॉब लगने वाली है और जॉब के सिलेक्शन के, हाँ, सरकारी जॉब समझ के, जिनको वक़्फ़ के बारे में कोई मतलब ज़िंदगी में कभी उन्होंने कभी वक़्फ़ क्या है वो भी पता नहीं था। लेकिन जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो 3 मेंबर्स की कमेटी के सामने जब हमारे जो सवाल जवाब जो मुझे जो क्वेश्चन किए, तो मैं मानता हूं कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चनरी उन्होंने मुझे की, क्योंकि वो जानते थे कि ये कुछ जानकार आदमी है, तो जानकार होने के नाते इसको ज़्यादा इसके पास से थोड़ा ये करो। तो लोगों के लिए 5 क्वेश्चन रखे गए थे, लेकिन मेरे लिए 10 क्वेश्चन मुझे पूछे गए आउट ऑफ वे जाके 10 के भाई तुम जानकार हो तो कुछ ज़्यादा हमको जानकारी दो। तो ऐसे ऐसे सवाल भी मुझसे किए गए जिसके अंदर ये तीनों मेंबर जब होते थे तो वो अपने आप का जो एक मार्क जो थे वो लिखते थे मेरी जानकारी के मुताबिक। वो मुझे पता नहीं चलता था, लेकिन वो मार्क अंदर अपने आप लिखते थे। उसके बाद में ये चीज़ काफ़ी हुई। अब उसके बाद से जो एक सारा प्रोसेस जब चलने लगा, तब से ये एक जो आप बता रहे हो कि एक बाज़ार के अंदर एक माहौल बनाने का एक शुरू हुआ
कि ये जो है ये इसमें, लेकिन देखिए मेरा एक मानना ये है, मैं बहुत स्पेसिफिक कहता हूँ कि जब भी किसी भी कौम के साथ अगर डेवलपमेंट की अगर बात आती है तो किसी भी गवर्नमेंट के साथ आप जब तक एफिलिएशन नहीं करोगे तब तक हम अपने डेवलपमेंट को हम लोग प्रूव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम लोग आज तक जितने भी जो हम लोग आज बैठे हैं, आज हम अपोजिशन के अंदर बैठे हैं, और अपोजिशन के होने के नाते आज इस ऐसी पोस्टों के ऊपर हमारे कोई लोग न होने की वजह से आज ये सारे मसलों के जो प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रहे हैं वो इसी वजह से हो रहे हैं कि हमारे पास समस्या तो है लेकिन समाधान नहीं है। तो हमारे पास समस्या का समाधान करने के लिए कोई, और मैं ये आज भी ये मान के चल रहा हूँ, आप मैं बड़ी इससे कह रहा हूँ, बेबाकी से बोल रहा हूँ कि देखिए जब तक हम लोग एफिलिएशन नहीं करेंगे किसी भी गवर्नमेंट, करंट गवर्नमेंट या प्रेजेंट गवर्नमेंट से, तब तक ये हमारे हुकूक को हम सही तरह से ढंग से पेश नहीं कर पाएंगे और हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा। लेकिन कोर्ट में जो आपकी उसको लेकर जो हुआ है, आपकी स्कूटी को लेकर जो हुआ था, अर्जी जो हुई है, उसमें ये कहा गया, जैसे आप कह रहे हैं कि ठीक है एफिलिएशन करना तमाम चीजें, तो एक पोस्ट तो है, उस पर किसी को तो आना है। तो ये हाईकोर्ट के अंदर जो अर्जी दाखिल की गई उसमें तो ये कहा गया कि भाई क्रिमिनल रिकॉर्ड के एक व्यक्ति को जो है वो बना दिया है ट्रिब्यूनल का मेंबर। तो ये काफी गुजरात सरकार के लिए भी ये कहा जा रहा है कि गले की हड्डी बन गए सूफी अनवर। नहीं, कोई हड्डी नहीं बन गई, इसमें बात सिर्फ इतनी थी कि ये पूरा एक माहौल जो एक कुछ लोग ऐसे हैं जो एक, मैं ये कहूँगा कि अहमदाबाद के कुछ सिलेक्टिव लोग हैं, और ये सिलेक्टिव लोगों ने मिलके एक ऐसा एक प्रोपेगेंडा खड़ा किया कि ये आदमी अगर आएगा तो ये वक़्फ़ लॉ का जानकार बंदा है, और वक़्फ़ कानून के अंदर जिनकी जो अभी तक की जो मोनोपोली बना के बैठे हैं पूरी कौम के अंदर के हमसे ज़्यादा कोई जानकार नहीं होना चाहिए, और हमसे ज़्यादा अगर जानकार आया तो वो हमको प्रॉब्लम होगी, या उनके जो वक़्फ़ ट्रिब्यूनल के अंदर जो काफ़ी ऐसे केसेस जो दबे पड़े हुए हैं जो अभी पेंडिंग है, उस केसों के अंदर काफ़ी ऐसी बातें हैं जो आउट ऑफ वे जाके मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन हर कोई हमाम में नंगा है, मैं इतना कहना चाहूँगा। ये जो कोई भी जो लोग हैं, ये लोग ये नहीं चाहते थे कि ये ऐसे लोग ईमानदार लोग आए जो कमिटेड लोग हों, और कमिटेड लोगों को बदनाम करने के लिए एक पुराने जो केस है जो 2004 के जो केस, वो भी पॉलिटिकल केस थे मेरे सामने, और उस दौर के जो माहौल और उस दौर के हालात जो थे उसमें तो कई गंभीर आरोप है कि भाई खंड नहीं उघराते हैं और एक्सटॉर्शन और ये तमाम चीजों की चीज कही गई है। देखिए, आरोप लगाना और आरोप सिद्ध करना दोनों चीज अलग है। पुलिस ने आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी बंदा हो, पुलिस का कोई ऐसा कोई नेता नहीं है या कोई ऐसा पॉलिटिकल लीडर नहीं है, ऐसा कोई सोशल वर्कर नहीं जिसके ऊपर कोई केस ना हुआ हो, चाहे छोटा मोटा केस हुआ हो और बड़े से बड़ा केस हुआ हो, लेकिन कभी ना कभी गवर्नमेंट की इसमें आप जब रडार पे जब आते हो तो आपको भुगतना तो पड़ता है। और एक यही एक सिस्टम है कि भाई आदमी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कैसे रोका जाए, तो उसके ऊपर एक केस लगा दो, और जब तक वो प्रूव नहीं होता तब तक वो आदमी परेशान परेशान घूमता रहे। आज ये 20 साल से जो 2004 के जो केस है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2004 के जो केस थे, जो पॉलिटिकल केस थे, उसमें जो कंप्लेनेंट थे वो खुद मतलब आज वो मतलब उनको मतलब दुनिया में नहीं रहे, और इस दुनिया में नहीं होने की वजह से वो केस थे काफ़ी सालों तक जो है वो कोर्ट की भाषा में कहे तो डोरमेट रहे, और कोई अभी भी आज की पोजीशन में भी ऐसा है कि कोई वहाँ अपने डिपोजिशन मतलब कोई गवाही देने नहीं आता है। गवाही देने आते हैं तो कैसे कैसे लोग आते हैं, कोई मतलब कोई उनका कोई यही नहीं है कि गवाह जो है कौन गवाह है, कैसे गवाह है, आज दिन तक वो कभी ये केस के अंदर मतलब ढंग से। आप खुद भी लॉयर हैं तो आपको ये तो है कि देखिए अब कोई गवाही देने आए ना आए हो ना हो, लेकिन केस है ये तो जो है वो एक रिकॉर्ड में है ना कि आपके खिलाफ केस है और बड़े गंभीर आरोपों वाले केस है, और इसीलिए आपको जो इस पद पे से हटा दिया। नहीं, हटाया तो किसी ने नहीं है, ना गुजरात हाईकोर्ट ने हटाया, ना गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने हटाया, हटाया किसी ने नहीं है। ये कानून का जब चेंज हुआ तो उसमें मेरी जो पोस्ट है वो पोस्ट को अब वो रिमूव हो गई, क्योंकि जो पोस्ट अपग्रेड की है तो उसमें अब मेरी कोई भूमिका रहती नहीं है। रही बात आप जो कह रहे हो, तो आर्टिकल 21 जो है हमारे देश का संविधान का आर्टिकल 21 है, जिसको हम बड़े इससे कहते थे संविधान की हम ये करेंगे मानेंगे, तो यही संविधान हमको बताता है कि जब तक कोई आदमी गिल्टी प्रूव नहीं होता तब तक वो इनोसेंट माना जाएगा। ये देश का संविधान है।
मैं देश के संविधान के बाहर नहीं बात करूंगा, लेकिन एक ऐसा हवा खड़ा कर दिया कि इतने सारे केस है, ये केस है, 10 केस है, 12 केस है। हमको तो खुद को पता नहीं है कि कितने केस हमारे पे, और पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा हवा बनाया गया कि भाई ये आदमी जो है, हाँ अगर ये मेरे मेरिट पे बात करते, मेरे 6 महीने का जो मेरा कार्यकाल है, वो कार्यकाल के मेरिट के अंदर मैंने 600 से ज़्यादा जजमेंट दिए, 600 से ज़्यादा जजमेंट डिलीवर की है, और उस जजमेंट के अंदर एक भी ऐसा केस मुझे ये बता दे, मैं जिनको ये जो लोग जानते हैं, मेरे को समझना चाहते हैं या आपके माध्यम से मुझे देखना चाहते हैं, मैं आज अपने आप में मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे हाथ से 6 महीने के अंदर जितने भी जजमेंट लिखा है, आज तक किसी भी जजमेंट के अंदर मैंने कहीं भी किसी के भी खिलाफ मैंने मेरिट के ऊपर और अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के जजमेंट रखे है। तो ऐसे जजमेंट जो मेरे मेरिट पे जो मैंने जजमेंट दिए, उसका कोई चैलेंज नहीं, उसका कोई तोड़ नहीं है। तो ये हटाने का जो, और ये पूरा जो एक कोरस था, ये पूरा बैंड वैगन जो चल रही थी कि भाई एक जगह से आदमी वो बोलेगा, एक जगह वो बोलेगा, पूरा एक जो पे रोल के ऊपर जो काम करने वाले जो छुट भैया टाइप के जो लोग थे, उनको सोशल मीडिया में लगा दिया। मतलब एक पूरा एक एजेंडा के तहत पूरा सोशल मीडिया से सरकार डर गई या क्या आप कह रहे हैं कि किसी ने निकाला नहीं, किसी ने किया नहीं? नहीं तो अचानक सरकार को क्या ऐसी नौबत आई कि जब केस चल रहा है, कुछ दिन के बाद हाईकोर्ट में सुनवाई है और उससे पहले अचानक सरकार एक जारी कर देती है कि भाई ये पोस्ट खत्म हो गई? नहीं, इसका भी मैं जवाब देता हूँ। बात इतनी है कि ये जो आप जो बात कर रहे हो पब्लिक परसेप्शन की, तो पब्लिक परसेप्शन बनाया जाता है। तो ये पब्लिक परसेप्शन कैसे बना, मैं उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ कि भाई ये जिस तरह से सोशल मीडिया के अंदर एक तरफा सब पूरा चला, क्योंकि मैं जब तक मैं पोस्ट पे था, जब पोजीशन पे था, तब तक एक प्रोटोकॉल मुझे लागू होता था, और प्रोटोकॉल के तहत मैं किसी मीडिया से या किसी इससे मैं बात नहीं कर सकता था, या मैं अपनी बात नहीं रख पाता था। एक प्रोटोकॉल होता है जो जुडिशियल प्रोटोकॉल होता है, जुडिशियल प्रोटोकॉल के तहत मैं वो नहीं कर पा रहा था। ये क्वासी जुडिशियल संस्था है, तो एक क्वासी जुडिशियल मेंबर होने के नाते मेरे कुछ एक लिमिटेशन थे। लेकिन मीनवाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट के अंदर एक अमेंडमेंट एक्ट लाए। वो अमेंडमेंट एक्ट अभी पार्लियामेंट के टेबल पे हुआ, तब से उस जिस जो वक्फ ट्रिब्यूनल का जो अमेंडमेंट जो था, प्रपोज अमेंडमेंट, उसमें ये मेंबर की, 3rd मेंबर की जो पोस्ट है वो डिलीट कर दी गई, अबॉलिश कर दी गई। तो उसके तहत गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने, ये कोई अचानक नहीं हुआ या किसी हाईकोर्ट के या इसकी वजह से कि भाई PIL की वजह से जवाब देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये एक प्रोसेस चलता था, और प्रोसेस के अंदर जैसे ही एक्ट जैसे वहाँ पे टेबल हुआ पार्लियामेंट में, ठीक है, वो अभी कंसिडरेशन में है, JPC करेगी जो भी होगा। लेकिन JPC में है तो सरकार ने कैसे उसको मान लिया? इसको तो फिर से कोई चैलेंज कर सकता है उठकर। चैलेंज तो किसी को भी कोई कुछ भी कर सकता है, वो तो हमारा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो किसी को वो मना नहीं कर सकते। लेकिन गुजरात गवर्नमेंट ने जो रूल्स जो बनाए, वो स्टेट के रूल्स होते हैं अपने आप। वो सेक्शन 109 जो है वक्फ कानून की, उसके तहत हर स्टेट को ये प्रोविजन दिया गया है कि अपने राज्य के अकॉर्डिंग जो भी पोजीशन है, उसके अकॉर्डिंग आप रूल्स फ्रेम कर सकते हो। जैसे 2023 में मेरी जो नए रूल्स आए, उसी के अंदर एक ये रूल्स जो था, क्लोज था, वो ऐड कर दिया गया, और उस ऐड के क्लोज के अंदर ऐड करते हुए ये जो मेरी जो पोस्ट है, वो पोस्ट जो है वो एक सीनियर डिवीजन के जो सिविल जज है क्लास 1, उनकी या रिटायर भी हो सकते हैं या वो करंट भी हो सकते हैं, प्रेजेंट भी हो सकते हैं। लेकिन उसमें जो 3rd मेंबर की जो पोस्ट थी, उसको अपग्रेड करके जुडिशियल ऑफिसर की पोस्ट कर दी। अब 16 तारीख को ये जुडिशियल ऑफिसर का नोटिफिकेशन जब आ जाता है, तो 17 तारीख से मेरा औचित्य नहीं रहता, क्योंकि मेरी पोस्ट एबॉलिश हो चुकी है। अब एबॉलिश हुई पोस्ट के बारे में कोई ये कहे कि आपको निकाल दिया गया या आपको हकाल दिए गए या गवर्नमेंट को जवाब देना ना पड़े, एबॉलिश कर दिया, उस पोस्ट को ही खत्म कर दिया, तो क्या सूफी अनवर का गुजरात सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने यूज किया है? नहीं, यूज नहीं, काम करवाना था, जो कुछ कराना था कर दिया, अब उस पोस्ट को ही हटा देते। अब चलिए, नहीं तो यूज अगर मान लो कि सरकार ने यूज किया है, या मेरी जो पोस्ट जब थी क्वासी जुडिशियल पोस्ट, उसमें सरकार का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता वैसे देखा जाए तो। लेकिन क्वेश्चन, लेकिन आप भी जानते ही हैं कि जो भी अपॉइंटमेंट होती है वो सरकार की गुड बुक के बिना नहीं होती है। नहीं, मेरे जो अपॉइंटमेंट है एब्सोल्यूट, और मैं सर पर हाजिर नाजिर रख के बोलता हूँ कि ये मेरी एब्सोल्यूट मेरिट पे थी। और मैंने
आज ऐसे कोई ऐसे मेरिट नहीं है जिसके, अगर कोई आदमी को चैलेंज करना होता तो मेरे मेरिट को चैलेंज करता ना। फिर अचानक क्या हुआ कि सरकार खुद उस मेरिट को भूल गई और उस पोस्ट को ही हटा दिया, रिमूव कर दिया? ये पार्लियामेंट में एक्ट आ रहा है ना, इसी वजह से हो रहा है। अभी आया क्यों नहीं है ना वो, उसको जेपीसी में गया, उसमें अमेंडमेंट होगा, तमाम चीजें जल्दबाजी में सरकार ने किया। ये कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट में अगली हियरिंग है, सरकार को जवाब देना है। और गुजरात के कई अखबारों में तो ये वर्ड यूज किए गए, भाई हकाल पट्टी करवामा आवी छे ने निकाला गया है सूफी अनवर को, इस तरह की हेडलाइंस आ रही है। नहीं, वो एक मैं बता रहा हूँ, माहौल बनाया जाता है, पेड मीडिया होता है, वो सारी चीजें। और मैंने उसके खिलाफ में जो भी अपने तौर पे भी मैंने सोशल मीडिया पे भी उसके एक्सप्लेनेशन भी दिए कि भाई ऐसा कुछ नहीं। और मैंने यहाँ तक का बताया कि भाई ये नया, ये रूल्स आ गए, रूल्स अमेंड हो। आपका मैसेज मैंने पढ़ा सोशल मीडिया पर, आपने कहा है कि एक मुस्लिम अखबार है उस पर मैं कानूनी कार्रवाई करने वाला हूँ। कौन सा अखबार है? वो सब जानते हैं। और वो किस तरह से, गुजरात टुडे के बारे में बात कर रहे हैं आप? गुजरात टुडे में मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक एजेंडा चलाया, ये अखबारों ने एक एजेंडा चलाया, एक पूरा एंटी माहौल बनाने के लिए कि भाई ये जो है, ये इंसान, ये जो पोस्ट पे बैठा हुआ है उसकी गरिमा को भूलते हुए, पहले तो ये है कि एक जुडिशियल पोस्ट पे जो आदमी बैठा है उसकी गरिमा होनी चाहिए, उस गरिमा को भूलते हुए उन्होंने लान तान, मतलब एक आम आदमी के बारे में भी हम जिस तरह से बात नहीं करते, इस तरह से जो है एकदम वल्गर लैंग्वेज के अंदर उन्होंने न्यूज़ देने शुरू किए। और मेरे फोटो के साथ, मतलब जहाँ पे मैं शुक्रगुजार हूँ इन लोगों का, सबका भी, कि इन्होंने मतलब मेरे को जहाँ मैं नहीं पहुँच पा रहा था या मेरी बात नहीं पहुँच पा रही थी, वहाँ पे इन्होंने मेरी बात को पहुँचा दी। और आज इसी वजह से सहल कुरैशी मेरे साथ बैठे हुए और हम बैठ के हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे बात करने का मौका ही नहीं दिया गया। मेरी तरफ से एक तरफा हर तरह से बात चलती थी। मेरी जुडिशियल पोस्ट होने की वजह से, कोसी जुडिशियल पोस्ट होने की वजह से मेरे प्रोटोकॉल के अंदर में बंधा हुआ था। और ये जितना भी जो एक माहौल क्रिएट किया गया मेरे खिलाफ में, वो सारा माहौल एक तरफा माहौल था। अब जबकि मैं इस चीज़ से मैं आज़ाद हुआ हूँ, तो आप यकीन मानिए मेरे पूरे फैमिली को या मेरे परिवार को या मुझे जो खुशी जो मिली है जिस चीज़ की, यहाँ तक कि मेरे घर पे तो मिठाइयाँ हमने खाई है। मतलब दुनियादारी अगर कोई कुछ भी कहेगा, ये आदमी का इसको हटा दिया या निकाल दिया या ये हो गया, लेकिन मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि मैं खुद इतना, मतलब ये सब चीज़ से उब आ चुका था, क्योंकि मेरी जो पूरी जो फैमिली जो थी वो डिस्टर्ब हो गई थी, मेरी सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो गई थी। मैं इस कौम के अच्छे करने के लिए, भला करने के लिए, कि कुछ ये कौम के जो केसेस है, वक़्फ़ के रिलेटेड इश्यूज़ है, उस इश्यूज़ को मैं जितना भी अपना कंट्रीब्यूशन ये समाज को दे पाऊँगा, इस तरह से, जिस तरह से मैंने ये बुक लिखी, ये बुक लिख के मैंने अपने आप, ये 10 लाख रुपए इसमें खर्च हुआ है सोहेल भाई। और ये 10 लाख रुपए खर्च मैंने आवाम के ऊपर के भाई मुस्लिम कौम के लिए वक़्फ़ कर दी कि ये बुक जो है मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ कि ये वक़्फ़ के कानून से लोग वाकिफ़ हो जाए। मैंने किसी से कोई पैसा नहीं लिया, मतलब अपने घर का पैसा, अपना कमाया हुआ, अपनी कमाई का पैसा हुआ लगा के मैंने ये कौम के लिए मैंने कंट्रीब्यूट किया। और मेरा यही परसेप्शन था, कॉन्सेप्ट भी मेरा ये था कि ये वक़्फ़ में मैं जाता हूँ तो वहाँ पे जाके कुछ खैर और कोई भलाई के काम हो जाए। हाँ, अगर उसमें से कोई ऐसा एक केस अभी मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि देखिए, आपको हाई कोर्ट में हमारे ऊपर जो अथॉरिटी है, अपीलेट जुरिडिक्शन है, आप जा सकते हैं, किसी को कोई मना ही नहीं। अगर मेरे से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है हमारे जजमेंट से, तो आप जा सकते हैं, तो आज़ादी है, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, हर किसी को आज़ादी है। लेकिन उसके मेरिट के ऊपर आज तक जितने भी केस जो हाई कोर्ट में चैलेंज हुए, किसी ने सवाल नहीं उठाया। नहीं, सवाल तो नहीं उठा, लेकिन आज तक किसी ने स्टे तक नहीं दिया हाई कोर्ट ने। तो ये मेरिट पे बात नहीं करते हैं, बात पर्सनल लाइफ के ऊपर बात करेंगे, पर्सनल केसेस के ऊपर बात करेंगे। ये एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया। लेकिन मैं, ये सबसे बड़ा वायोलेशन जब अपने खुद पे, जब उनके खुद पे जब आती है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, लेकिन दूसरे के बात आती है, जब कीचड़ उछालने की बात आती है, तो यही कॉन्स्टिट्यूशन भूल जाते हैं कि आर्टिकल 21 ने जितना आपको राइट्स दिया है, इतना दूसरे किसी को भी राइट दिया है। जब तक आप इस चीज को मानेंगे नहीं कि भाई हर आदमी के ऊपर, कोई भी सोशल लाइफ के अंदर जीने वाला आदमी हो, कोई एक ऐसा बंदा बता दो कि जिसके ऊपर छोटा मोटा केस ना हुआ हो, उससे कोई गुनहगार साबित नहीं हो जाए। मैं दोबारा आपके मैसेज पर आऊंगा जिसमें आपने जो वर्ड, में उसी वर्ड को पकड़ के मैं आपसे साफ कह रहा हूं कि आपने कहा कि एक मुस्लिमों का हितैषी बनने वाला एक अखबार
उस पर आपने केस करने की बात कही, जबकि गुजरात समाचार वगैरह जो है आपने कहा कि मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा, उस तरह की चीजें, तो क्या आप गुजरात समाचार पर भी करेंगे या सिर्फ गुजरात टुडे आपके उस पर होगा? मैंने किसी पे कानूनी कार्रवाई करने की बात नहीं की, लेकिन नहीं, मैं उसका थोड़ा आपको परसेप्शन बता देता हूँ। देखिए, मैंने ये कहा कि सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग जो यूनिवर्सिटी चलाते हैं, जो बेफुजूल की, जो अमित शाह ने बनाई है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, जो भी हो, जहां से बनी हो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो यूनिवर्सिटी के ऊपर जो जिस तरह से बिना सोचे समझे जो ये वायरल करते हैं, जो हमारी एक रेपुटेशन जो होती है, एक आदमी की गरिमा होती है, उस गरिमा को दाग लगाते हैं। और जो ट्रोलर है उनको नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन ये सब चीज़ों में क्या होता है कि कल उठ के हमने सारी चीज़ें देखी हुई है कि जब भी कोई केस होता है तो कुछ न कुछ लड़के या कोई, मतलब जिनका कोई लेना देना नहीं होता, जो वायरल करते या जो फॉरवर्ड करते, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई ज़्यादा होती है। अब ये सोशल मीडिया के ऊपर जो न्यूज़पेपर आर्टिकल जो छपते, उसके अब तो प्लेट बना के वो लोग वायरल करते हैं सोशल मीडिया पे। तो ये प्लेट बना के, स्पेसिफिक प्लेट बना के उसको वायरल करना, ये पूरा एक एजेंडा है, ये प्रोपेगेंडा वॉर है। और प्रोपेगेंडा वॉर में एक आदमी को किस तरह से गिराना, उसको किस तरह से ह्यूमिलेट करना, उसके फैमिली को किस तरह डिस्टर्ब करना, एक पूरा प्रोपेगेंडा वॉर होता है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि सूफी अनवर जो है वो बीजेपी का हाथा बनकर अहमदाबाद सुन्नी वक्फ कमेटी को हड़पना चाहते हैं। सूफी अनवर बीजेपी और मोदी का हाथा बनकर जितनी वक्फ की जमीनों में जितने जो कुछ चल रहे हैं वो अपने तरीके से सब करना चाहते हैं। यह आरोप भी कई लोगों ने लगाए। देखिए, आरोप तो जब एक आदमी जब पोस्ट पे होता है तो उसके ऊपर हजारों तरह के आरोप लगते हैं, लेकिन आरोप लगाने वाले कितने अपने पाक साफ है अपने गरेबान में, वो भी जरा देखना चाहिए कि ये जो आरोप लगाते खुद अपने बचाव के लिए लगा रहे हैं या कौम के दिफा के लिए लगा रहे हैं। जहाँ बात आती है कौम की, तो हर इंसान ने, जहाँ पे खास तौर पे ये जो आजकल के जो मुस्लिम नेता जो है या जो भी लोग हैं जो सोशल मीडिया में या सोशल लाइफ में जो जीने वाले लोग हैं, जब भी कोई बात आती है, जो इनके खिलाफ कोई भी बात खड़ी होती है, तो ये हमेशा कौम के पल्लू में छुप जाते हैं। कौम का नारा लगाकर कौम को आगे कर देते हैं, खुद पीछे हट के पीछे छुप जाते हैं। जबकि इन्होंने ही सबसे ज़्यादा कौम का बेड़ा गर्क किया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने कौम को कुचल के दबा के रखी है। ये वही लोग हैं जिनकी वजह से कौम आज अपने एक लिमिटेड सोर्सेज के ऊपर काम कर रही है। अगर चाहते तो ये कौम आज वक़्फ़ की प्रॉपर्टी, आज बता रहे कि गुजरात के अंदर, अहमदाबाद के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर 3rd नंबर की प्रॉपर्टी है। तो आज हमारी ये सिचुएशन होनी चाहिए थी कि वक़्फ़ की प्रॉपर्टी आज सही तरह से इसका मैनेजमेंट या रख रखाव सही तरह से होता, तो आज गवर्नमेंट को हम लोन देने के काबिल होते। लेकिन हमारे ही लोगों ने वक़्फ़ की प्रॉपर्टियों को इतना मिस एप्रोप्रिएशन किया, गबन किया, लाखों रुपए के गबन किए, करोड़ों रुपए की मिल्कत हड़प ली। आज एक जगह ऐसी नहीं है अहमदाबाद के अंदर के जो मिल्कत का, प्रॉपर्टी का कोई केस ट्रिब्यूनल में न चलता हो। कोई एक प्रॉपर्टी ऐसी नहीं। हर एक जगह के ऊपर कहीं ना कहीं छुट भइयों की, मतलब दादागिरी है, कोई जगह के ऊपर एनक्रोचमेंट है, मतलब हर जगह के ऊपर। सरकार तो मोदी, जब मोदी यहाँ पर मुख्यमंत्री थे उसके बाद का भी अगर रिकॉर्ड उठाकर देखें तो सरकार ने खुद ने वक्फ की कई जमीनों पर कब्जा कर रखा है। अहमदाबाद की आप पुलिस कमिश्नर ऑफिस के पीछे का पार्किंग देखें, वो बताया जाता है वक्फ की जमीन पर कब्जा। ऐसे तो बहुत सारी चीजें सरकार ने खुद ने कब्जा कर रखी, तो सरकार किसी और को कैसे कह सकती है? देखिए, सरकार खुद अपने कब्जे को छोड़े पहले वक्फ की जमीनों पर से। देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई गैर कानूनी कब्जा है, अगर आप मानते हैं या मैं मानता हूं कि ये जगह पे गलत हुआ है, तो गलत के सामने किसी ने आवाज़ उठाई? किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। हम यही बात कह रहे हैं कि जब तक आप आवाज़ नहीं उठाओगे तब तक आप कैसे न्याय ले पाओगे। अब आपने मतलब तोहमत तो लगा दी कि वो ज़मीन हड़प कर लिए, ये ज़मीन, लेकिन उसके सामने क्या कोई कार्रवाई हुई? कोई ने कोर्ट कचहरी का या ट्रिब्यूनल का रुख किया? नहीं। सिर्फ बातें बनाना आसान है। लेकिन आप ट्रिब्यूनल में थे तो ये ऑर्डर तो कम से कम खुद वो कर सकते थे ना कि भाई यहाँ वक्फ की क्या क्या जमीन है, आप भी उस तरह कुछ खाका तैयार कर सकते थे। नहीं, मैंने बहुत कुछ काम किया। ये आवाम को आज नहीं, ये कल काम, मतलब आने वाले कल में ये सब चीज़ों में पता चले कि मैंने बहुत काम किया है। मैंने मनमोहन सिंह वाला डायलॉग बोल रहे हैं कि लोग मुझे याद करेंगे मैंने जो काम किया है। हाँ, बिल्कुल याद करेंगे, याद करेंगे। क्यों याद करेंगे? कि मैंने खैर और भलाई कैसी या किसी का मैंने ये नहीं देखा। और मैंने जो भी काम किया है, मतलब मैंने अकॉर्डिंग टू शरिया, मतलब हदीस का हर एक केस के अंदर मुताला करके कि इस केस के अंदर कौन सी हदीस इसको अकॉर्डिंग टू ये जो लॉ लागू होगी। और मैंने हमेशा
सर पे खुदा को रख के हुआ खौफ खुदा के अंदर मैंने काम किया है। मेरे मेरिट के ऊपर अगर कोई चैलेंज करे तो मैं बेट लगाता हूँ कि किसी के ऊपर ये आक्षेप करने की किसी की हिम्मत नहीं होगी कि ये इंसान ने गलत एक जगह गलत किया हो तो मुझे गलत बताओ। तो फिर उसमें आपकी जो अपॉइंटमेंट का जो मामला है कोर्ट के अंदर, मेरे ख्याल से अगले कुछ हफ्ते के अंदर शायद सुनवाई होने वाली है 9 तारीख को या जो भी, तो अब जो सरकार की तरफ से जो पोस्ट खत्म कर दी गई तमाम चीज़ें, क्योंकि कोर्ट को देना भी था, सरकार को जवाब भी देना था, इसी दौरान ये कहा गया कि आपकी अपॉइंटमेंट जब हुई तब से लगातार ही कहीं ना कहीं विवादों में रहा आपकी अपॉइंटमेंट का मामला। तो इसमें कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से आपको एक पॉलिटिकल आपकी ये वो थी, लेकिन सरकार के अंदर जो तनख्वाह वगैरह का जो मामला है वो सारा रोका गया और कई सारी चीज़ों को रोका गया। नहीं, तनख्वाह की तो कोई अलग बात है, तनख्वाह का तो कोई मामला नहीं है। देखिए प्रोसीजर होता है, ये सारी चीज़ों में क्या होता है कि जब भी अपॉइंटमेंट होती है तो ये पहले जो एक्ट जो था, जब ये मैंने आपको बता रहा हूँ 2023 का जो नए रूल्स आए, उसके पहले 98 के रूल्स के मुताबिक ये पूरा काम चलता था। अब वो रूल्स जब चेंज हुए और उसके बाद फर्स्ट अपॉइंटमेंट मेरी हुई आफ्टर फ्रेमिंग द रूल्स, तो उसके बाद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आती है कि भाई पहले जो लोग जो थे, जो मेरे पहले जो थे, उनका कुछ जो तनख्वाह वगैरह थी वो कुछ अलग शेड्यूल में थी, और ये जो मेरी जो आने के नए शेड्यूल आने के बाद में नई तनख्वाह करनी है, तो गवर्नमेंट का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है वो काफ़ी प्रोसेस होता है। तो उस प्रोसेस के तहत जो है वो कुछ हद तक, मतलब ये मैं मना नहीं करूँगा कि नहीं हुआ, लेकिन कुछ हद तक वो सब, उसके बाद तो अभी तो कोई इश्यू नहीं है, समस्या नहीं है। बात इतनी है, ये जो जितनी जो हवा जो चल रहा है, या जो लोग अपने आप के जो खंभे जो थपथपा रहे हैं कि हमारी वजह से हुआ या गवर्नमेंट को जवाब देना भारी पड़ गया था, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है। ये एक्ट जो है अमेंडमेंट हुआ है, और अमेंडमेंट का सबसे पहला जो इम्प्लीमेंट है वो गुजरात स्टेट ने किया है। तो वो अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग ये पोस्ट जो है आज नहीं कल ये एबॉलिश होने ही वाली है। अभी ये टेम्परेरी बेस के ऊपर जो ये थर्ड जो मेंबर जो अपग्रेड की है, अब मान लीजिए कि 2 महीने 3 महीने 4 महीने या 6 महीने के बाद ये नया कानून आ जाता है जो, तो ये पोस्ट भी डिमोलिश हो जाए। इसमें जो आप जो कह रहे हो कि PIL की बात जो थी, या जो भी केस जो हाई कोर्ट में केस हुए थे, उसकी मैं बात करूंगा तो इसमें मुसलमानों ने सबसे बड़ा नुकसान अपने खुद का किया है। मेरा नुकसान नहीं हुआ उसमें, सूफी अनवर का नुकसान नहीं हुआ। सूफी अनवर तो अपनी जगह पे था, है और इंशाअल्लाह रहेगा। सूफी अनवर को किसी का मोहताज ही नहीं, अल्लाह ने उसको हर तरह से नवाजा है। और जो भी मेरे जो वकालत के जो काम है, वो वकालत के काम मैं तो अपने कल करता रहूँगा। लेकिन जो गंवाया है, ये जो अबॉलिश एक्ट हुआ, जब तक आप ये जो हाई कोर्ट की बात कर रहे हो कि आपको जवाब देना है, ये करना है, तो ये गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं ये बात तो थी ही कि भाई ये एक्ट आने से पहले करना, या एक्ट को जाने मतलब लागू होने से पहले करना, ये पहले से थॉट प्रोसेस तो कहीं ना कहीं चल रहा था। कि जो पोस्ट अबॉलिश कर दी है, मिटा दी, इससे मुसलमानों को नुकसान होगा, बहुत बड़ा नुकसान। तो आप खुद इसको चैलेंज नहीं कर सकते इसको कि सरकार ने ऐसा क्यों किया? नहीं, हम चैलेंज कैसे करेंगे, सवाल नंबर 1 हैगा। तो सवाल नंबर 1 ये हैगा कि चैलेंज करते तो वो इन फोरम के अंदर जहाँ JPC का अभी जब गठन हुआ है, अभी चैलेंज करने का मतलब एक जो प्री मैच्योर स्टेज है। तो JPC का जहाँ गठन हुआ है, JPC के अंदर अभी 22 तारीख को जब पहली मीटिंग हो रही है, तो हमारी वो चीज़ के अंदर जो इंटरनल जो कॉरस्पॉन्डेंस जो है, वो कॉरस्पॉन्डेंस हमने कर दिए है कि भाई क्या होना चाहिए, डू एंड डोंट्स क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। वो एक थॉट प्रोसेस है, मतलब एक लॉ की प्रोसेस ऑफ लॉ है। तो उसके अंदर हम लोग ये नहीं कह सकते कि जाके आप सीधे कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जाकर उसको चैलेंज कर दो, क्योंकि अभी वो एक प्रोसेस में चल रहा है। तो JPC के अंदर ये सारी जो ऑल पार्टीज JPC जो है वो सारा डिसाइड करेंगे, उसके बाद वापस से ये सदन के पटल आप पर जैसे बात कर रहे हैं कि मुसलमानों को नुकसान होगा, उम्मत की बात है, मुसलमानों की बात है, तो कम से कम आप खुद इस बात को सरकार के सामने रख तो सकते हैं, कर तो सकते हैं ना। आपके बाप कैसे इस पोस्ट को कैसे खत्म कर सकते हैं? आप रख दी है, कोई कहे या ना कहे, मुझे सहल कुरैशी पूछे या ना पूछे, मैंने अपने आप का, मेरा कोई ज़मीर भी होता है, मेरा अपने आप का कोई एक इनर कॉन्शियस भी होता है कि ये जो पोस्ट है, ये मुसलमानों की पोस्ट अगर समझो कि अगर एबॉलिश हो जाती है, तो गुजरात के अंदर, ये गुजरात तो ठीक है, लेकिन पूरे देश के अंदर जितने भी वक्फ ट्रिब्यूनल है, उसमें से जो ये मुसलमानों की पोस्ट अगर हो जाए तो वक्फ लोग के जो जानकार लोग हैं, अब वो सिर्फ जुडिशियल ऑफिसर ही रहेंगे और गवर्नमेंट ऑफिसर ही रहेंगे। अब वो किस तरह से उसको इंटरप्रेट करते हैं वक्फ लोग को, क्योंकि ये जो है ये टेक्निकल लॉ है, और टेक्निकल लॉ के अंदर जहाँ पे हर जगह पे वक्फ जो अल्फाज है
वही सरिया अल्फाज है, इटसेल्फ सरिया अल्फाज है। तो सरिया अल्फाज के अंदर इसको जब वक्फ की जब डेफिनेशन जब करने की आती है या उसका जो इंटरप्रिटेशन करने का आता है, तो हम लोग उसके अंदर सरिया लॉ के अंदर कहीं ना कहीं मैं झांक के देखता हूँ कि सरिया के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अब जब ये थर्ड मेंबर मतलब ये मुस्लिम मेंबर की जब ये पोस्ट खत्म हो जाएगी तो प्योरली रेवेन्यू लॉ बन जाएगा, ये प्योरली रेवेन्यू लॉ बन जाएगा। इसमें मुस्लिम लॉ का जो प्रोविजन है वो प्रोविजन हमेशा के लिए निकल जाएगा। तो वक्फ लॉ जिस तरह से अभी जो कलेक्टर की जो प्रोविजन दे दिए गए हैं और ये सारे, तो ये पूरा जो है ये एक वक्फ लॉ को एक स्पेशल एक्ट जो था वक्फ एक्ट, उसके तहत से ये खत्म करके इसको एक जनरल रेवेन्यू लॉ बनाने की एक प्रोसेस चल रही है। अब जो सूफी अनवर हुसैन जिन्हें बनाया गया, वक्फ का अपॉइंट किया गया और अब जो है वो तमाम चीज़ें सब है, तो क्या जितना गुजरात सरकार को जितना इस्तेमाल करना था कर लिया सूफी अनवर का मुसलमानों के खिलाफ, या वक़्फ़ में अपनी जो चीज़ें मनवानी थी मनवा ली? क्या अब सूफी अनवर को कुछ दूसरा पद देगी बीजेपी, या किसी और पद पर देखेंगे हम सूफी अनवर? नहीं, ये बात ही गलत है कि मुझे लगाया गया और इस्तेमाल किया गया। ऐसा कोई इस्तेमाल गुजरात सरकार की तरफ से नहीं हुआ है। और जो भी मैं ये कह रहा हूँ, अभी भी मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि जो भी मेरे जो केसेस का जजमेंट आप देखोगे, वो जजमेंट के अंदर कहीं भी किसी के भी तरफ हमने ना प्रिजुडाइज हुए ना बायस हुए। और बिल्कुल हक्कुल्ला जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमने खौफ खुदा को सर पे रखे हुए ये जजमेंट दिए है, तो उसमें किसी की बात मानने या ना मानने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। और बिल्कुल इंडिपेंडेंट। हाँ, ये हुआ है, एक बात मैं और इसमें जोड़ना चाहूँगा कि कुछ लोगों ने ये जो अपने आप को सो कॉल्ड वक़फ़ हित वाले जो बोलते हैं, लेकिन मैं उनको ज़्यादातर वक़फ़ माफिया बोलता हूँ, इन लोगों ने मुझे अप्रोच करने की कोशिशें की थी। कई केस ऐसे हैं जो हम लोग मतलब जताना नहीं चाहते, लेकिन कई केसों के अंदर मुझे अप्रोच करने की कोशिश हुई और उसके अंदर बिल्कुल धड़ल्ले से मैंने उन्हें मना करके, तो ये सबसे ज़्यादा जो परेशानी जो हुई है वो इसी वजह से इन लोगों को हुई है, ताकि ये अपनी मनमानी ना कर सके। तो ये मैं किसी की मनमानी में नहीं आया, किसी के दबाव में नहीं आया। जो पूरा एक हुआ जो क्रिएट किया गया, एक बिल्कुल बेकार का हुआ जो था, जो खड़ा किया गया हुआ था, वो इसी वजह से खड़ा किया गया ताकि मैं इनके प्रेशर में आके इनके मन माने जो ऑर्डर जो थे वो दे सकूं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना ज़मीर आज मेरा गवाह है कि मैंने आज दिन तक ऐसे एक भी ऑर्डर नहीं दिए कि हाँ, मुझे कई ऐसे केसेस थे जिसमें ये भी कहा गया, मतलब ऑफरें भी दी गई, कई ऐसे केस थे जिसमें दबाव भी बनाया गया कि आपको फिर परेशानी हो जाएगी, आपके फैमिली के अंदर परेशानी हो जाएगी, आपकी फैमिली को, बच्चों को परेशानी हो, यहाँ तक के मुझे धमकियाँ दी गई। लेकिन जुफी साहब, कई लोग तो ये भी, मैं भी खुद ये पर्सनली मानता हूँ कि ज़मीर की जब बात है तो ये भी कहा जाता है कि अगर ज़मीर जिंदा होता तो बीजेपी भी ज्वाइन नहीं करते आप। नहीं, ज्वाइन करना नहीं करने की बात अलग है। मैंने पहले बताया कि देखिए, जब तक हुकूमत के साथ एफिलेशन नहीं करोगे तब तक हम एक ऐसी डेवलपमेंट प्रोसेस में हम नहीं आ पाएंगे। आज भी मेरा यही बिलीफ है जो पहले मैंने आपको बताया कि भाई देखिए, प्रोसेस अगर आपकी आइडियोलॉजी अलग है, आपकी जो भी प्रार्थना पद्धति या पूजा पद्धति या बंदगी का जो ये अलग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम देश के लोगों के साथ में अलग हो जाए। हम लोगों को इसी देश में रहना है। देश के साथ जो लोग भी जुड़े हुए, देखिए अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं और उसी विचारधारा का समन्वय करके करना, मतलब एक मल्टी डाइवर्सिटी जो ये है, उसी के अंदर रह के हम अपनी बात को समझाना और अपनी बात को मनवाना, ये सबसे बड़ी तबलीग है, ये सबसे बड़ी। तो ये हम लोग वहाँ पे जाके भी जो बात करते हैं, हम लोग कोई वहाँ जाके कोई पूजा प्रार्थना जो हमारी जो पद्धति है उसी तरह से हम करते हैं। ये नहीं है कि जाके वहाँ पे किसी वंदना कर ली या ये कर ली। हाँ, एक रिस्पेक्ट सबका है, लेकिन पूजा पद्धति जो है, हम अपनी पूजा पद्धति को लेकर काम करते हैं। हमारी अपनी पद्धति है, बंदगी हम करते हैं। किसी ने आज दिन तक हमको किसी ने ऐतराज़ नहीं किया, जहाँ कहीं भी गए। यहाँ तक कि आपको पता होगा कि जहाँ कहीं भी मैं गया सर पे टोपी लेके बैठता हूँ। और मैं ऐसे कोई दूसरे, मतलब मैं चैलेंज करूँगा कि दूसरे कोई ऐसे लोग बताए जो इस हालात में, इसमें पूरे मीडिया के अंदर, पूरे पब्लिक डिबेट के अंदर आपको इस तरह से टोपी पहन के या पूरे सर पे ताज पहन के आपको मिले और अपनी बात को प्रेजेंट करते हो। ऐसे बहुत तो ये कहते हैं कि ऐसी टोपी पहन के जो जाते हैं वही मुसलमानों को बदनाम करके आते हैं। नहीं, बदनाम करना, आप पहन के जाइए ना, आप पहन के दिखाइए ना। ऐसे माहौल में जब आप भी मीडिया से जुड़े लोग जो हो, आप बताइए कि क्या माहौल होता है बड़ी बड़ी डिबेटों के अंदर।
कैसा माहौल होता है, कितना एक एजिटेशन होता है वहाँ पे। ऐसे माहौल के अंदर अपने आप को बचाते हुए, अपने आप को प्रेजेंट करते हुए, मीडिया के सामने अपनी बात करना, एक न्यूट्रल बात करना, एक बैलेंस बात करना, बहुत टफ ये है। लेकिन ये भी देखा गया अक्सर कि जिसने कभी टोपी नहीं पहनी होती, बीजेपी में जाने के बाद वो मुसलमान की टोपी पहनने लग जाता है, वो दिखाने के लिए कि बीजेपी का मुसलमान है ये। मुसलमान तो है ना, वो टोपी पहनता है, उससे क्या तकलीफ है? मतलब वो चलो इसमें आके ये करता है या बहकावे में आके करता है, लेकिन सबसे पहले तो आइडेंटिटी तो डिक्लेयर करता है ना। सबसे बड़ी बात है आइडेंटिटी प्रूव करना। क्या कोई दूसरा आदमी, यही चीज मैं दूसरी पार्टियों की मैं बात करता हूँ, चलो बीजेपी के अलावा दूसरी कोई पार्टी है, क्या ये टोपी पहन के वो दूसरी पार्टी में जा सकते हैं? नहीं जा सकते, क्योंकि वहां पे उनको मना किया जाता है कि हमारी वोट बैंक खिसक जाएगी। मना तो मोदी जी ने भी किया था कि मैं टोपी नहीं पहनूंगा। टोपी की और बात, आइडेंटिटी एक प्रधानमंत्री दिखाता है पूरा टीका वीका लगा के कि मैं हिंदू हूँ, वो फिर सब हर बता सकते हैं। हर आदमी को आइडेंटिटी बताने का अधिकार है। मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि हर आदमी को वसुधैव कुटुंबकम में यही तो है समावेश है कि हम हर चीज को साथ में लेके चले। पूरी डाइवर्सिटी जो है, पूरा जो है ये यूनिवर्स है, उसके अंदर डाइवर्सिटी है, उसको एक करके चले, तभी तो हम होगा। और इस्लाम भी तो यही कहता है ना कि हर एक के फेथ को रिस्पेक्ट दो, हर किसी के फेथ को रिस्पेक्ट दो। आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, उसको भी रिस्पेक्ट करो। ये नहीं है कि भाई हम अपनी बात मनवाए और किसी की बात न माने, ये नहीं हो सकता। तो ये आज की जो आपकी जो बात है ये कि भाई मुसलमान टोपी पहनता है, भाई टोपी तो पहनता है, टोपी पहनाता तो नहीं है, टोपी पहनता है। मोदी जी ने नहीं पहनी, वो अपनी पहना रहे हैं वो सब। वो उनकी एक अलग सोच थी या जो भी उनकी ये थी, वो रिस्पेक्ट करते, तो रिस्पेक्ट तो दी। लेकिन जब किसी वजह से एक काफी पुरानी बात हो गई, अब वो पुरानी बातों को दोहरा के हमको उसका कोई माइलेज नहीं मिलने वाले। लेकिन सवाल ये है कि देखिए हर इंसान को अपनी भावनाओं का और दूसरों की भावना का ख्याल आदर करना चाहिए। ये बहुत सीधा मैसेज है। सूफीज्म यही कहता है कि देखिए हर कोई अपना है, हम किसी से बैर नहीं रखते, ना ही हमारे से कोई बैर रखे। हम सब अपने एक भारतीय है, एक देशवासी है। और हम देखिए हम जो एक धर्म को पालते या उसकी बंदगी करते या इबादत करते हैं, तो इबादत करना एक अलग चीज है, लेकिन उसके साथ में देश के साथ रहना एक दूसरी बात है। तो दोनों चीजें हम लोग एक साथ में लेके चलते हैं, तो यही देश का सबसे बड़ा सुनहरा भविष्य है। बिल्कुल। तो अब जो है वो सूफी अनवर जो ट्रिब्यूनल में मेंबर हुआ करते थे, अब हाईकोर्ट में वापस से वकालत करते हुए नजर आए। बिल्कुल, क्योंकि यही तो मेरी रोजी रोटी का ये पूरा जरिया है, और यही जरिए से जो भी हमारा जो रख रखाव या फैमिली का जो ये होता है, वही जरिया है। तो वो जरिए को हम वापस से शुरू करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जज़ाकल्लाह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।